नमस्कार दोस्तों। तो हम जीव विज्ञान के यूपीपीसीएस में विगत वर्षों के प्रश्नों का फास्ट रिवीजन कर रहे थे और एक वीडियो तो अपलोड हो चुका है। उसमें हमने 2012, 13, 14 और 15 ये 4 वर्ष के प्रश्न एक ही वीडियो में फास्ट रिवीजन कर लिया है हमने। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में जो साइंस का वेटेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब सबसे ज़्यादा मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी। और साइंस में भी ज़्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो जीव विज्ञान से होते हैं, ये बात तो बहुत अच्छे से पता है सबको। तो जीव विज्ञान के 4 साल के हो गए। आप देखिए 2015 में ना 2 एग्ज़ाम हुए थे, तो 15 तक तो वैसे हो चुका है, लेकिन री एग्ज़ाम वाला इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाले वेलों में विशालतम है? तो जो वेल मछली होती है तो उसमें दांत वाला जो सबसे विशालतम कौन सा होता है वो पूछ रहा है। तो स्पर्म वेल। तो स्पर्म वेल क्या होता है? स्पर्म वेल विशालतम दांत वाली वेल है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म वेल 50 से 55 फीट लंबी और 35 से 40 टन वजनी होती है। ये इतनी बात याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा एक पॉइंट याद रखना है कि अगर दांत वाली विशालतम वेल के नाम पूछे तो स्पर्म वेल का नाम लेना है। 72, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। अब हमें बताना है कि पक्षाघात कहाँ होता है। पक्षाघात का मतलब अटैक। तो दोनों हाथ और दोनों पैरों में जब पक्षाघात हो जाए तो हम उसे कहते हैं टेट्राप्लेजिया हो गया है। विकल्प डी इसका आंसर है। तो पक्षाघात यानी अटैक। अच्छा, एक टर्म और आता है पैराप्लेजिया। क्या होता है पैराप्लेजिया? अभी हमने जो जाना दोनों हाथों और दोनों पैरों के बारे में वो टेट्राप्लेजिया था। पैराप्लेजिया हम उस अवस्था को कहेंगे जब कभी चोट के कारण या कोई खास बीमारी के कारण हमारे शरीर का निचला हिस्सा यानी कि विशेष तौर पे पैर, दोनों पैरों में पक्षाघात हो जाए, नहीं अटैक हो जाए दोनों पैरों में, तब हम उसे बोलते हैं पैराप्लेजिया। ठीक है, पैर से ऐसे समझ लीजिए, पैराप्लेजिया में पहला पैर तो यही समझ लीजिए सिर्फ पैर से है रिलेटेड ये, और टेट्राप्लेजिया में हाथ और पैर दोनों में पक्षाघात होता है यानी अटैक होता है। अब देखिए, वैसे जब भी आएगा ना तो मैं रिपीट कर दिया करूँगा इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। 73, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। तो एमाइलोज होता है बासमती चावल में, उसी एमाइलोज के कारण वो जब पकता है ना बासमती चावल तो लंबा हो जाता है। विकल्प 20 का आंसर हो गया। वैसे देखिए, चावल 2 तरह का होता है, एक होता है एमाइलोज वाला चावल, एक होता है एमाइलोपेक्टिन वाला चावल। तो हम अभी किसकी बात कर रहे थे? एमाइलोज वाला चावल। क्या खास बात होती है इसकी? पकने पर लंबा हो जाता है। किस में गुण पाया जाता है एमाइलोज का? बासमती चावल में। तो ऐसे कर करके पढ़ लेने से हो जाएगा। 74, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। तो लौह यानी Fe, इसी को आयरन भी कहते हैं। तो शरीर में अगर आयरन की कमी हो जाएगी ना तो हमें रक्तहीनता हो जाएगी। रक्तहीनता मतलब रक्त की कमी हो जाएगी। अच्छा, कभी कभी विकल्प में पता है एनीमिया लिखा रहेगा, तो रक्तहीनता को ही अंग्रेजी में बोलते हैं एनीमिया, तो इसे कन्फ्यूज नहीं होना है। लौह की कमी से एनीमिया रोग यानी कि रक्तहीनता। 75, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से मानव में यानी मनुष्य के गुर्दे में पथरी हो जाती है। अब 76, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैला है तो उसे क्या कहते हैं? उसे पेंडेमिक कहते हैं। विकल्प ए इसका आंसर है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा देखिए, 3 टर्म होता है। एक होता है एंडेमिक, दूसरा होता है एपिडेमिक और तीसरा होता है पेंडेमिक। ध्यान से समझ लीजिए, कोरोना वायरस का काल है, अभी क्या पता है पूछ ही दे, तो इसलिए समझिए क्या है एंडेमिक। जब कोई जो रोग होता है वो किसी विशेष क्षेत्र में या कोई विशेष जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान हो। अस्थायी रूप यहाँ अंडरलाइन वाली बात है। तो अस्थायी रूप से और किसी विशेष क्षेत्र या विशेष जनसंख्या में अगर विद्यमान रहता है यानी उसमें हो, तो उस स्थिति को बोलते हैं एंडेमिक रोग है ये। ठीक है, दूसरी बात अब बोल रहा हूँ। लेकिन जब कोई संक्रामक रोग, यहाँ संक्रामक रोग को अंडरलाइन करने वाली बात है, जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित संख्या में, बड़ी संख्या में लोगों को एक ही समय में एकदम तेजी से प्रभावित कर दे तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक। ठीक है, लेकिन जब ये एपिडेमिक वाली कंडीशन पूरे वर्ल्ड लेवल पर हो यानी कि विश्व के बृहद क्षेत्र में हो जाए तो उसे पेंडेमिक कहा जाता है। अगर आपने समझा है तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर समझे हैं तो ज़रूर आप दीजिएगा। जो कोरोना वायरस है वो कोरोना वायरस को किस कैटेगरी में आप रखेंगे? एंडेमिक में रखेंगे, एपिडेमिक में रखेंगे या पेंडेमिक में रखेंगे? आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपके आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ। 77, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो हैजा। हैजा जो होता है वो जल जनित रोग होता है, मतलब जल के कारण होने वाला रोग है। थोड़ा सा इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए, लिखा हुआ हैजा एक संक्रामक आंत्रशोथ रोग है, मतलब कि आंत से संबंधित रोग है और संक्रामक रोग है, ये भी बात है, जो वाइब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है। तो पहला तो ये फैक्ट हुआ कि हैजा जीवाणु जनित रोग है, जल के कारण तो होता ही है लेकिन जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, दूसरा अगर हो सके तो वाइब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु का नाम जरूर याद रखिए, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, जब भी आएगा मतलब इस तरह का
जीवाणु संबंधित आ जाएगा तो मैं बोल दूंगा कि वाइब्रियो कॉलेरा हमने पढ़ा था, जिसमें ये पढ़ा था कि एक संक्रामक रोग हैजा जो होता है उसके वाइब्रियो कॉलेरी जीवाणु के कारण ही होता है। जैसे बोलता रहूँगा बार बार जब भी आएगा, आप सिर्फ सुनते रहिए और जुड़े रहिए। तो मनुष्य में इसका संचरण जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है। तो ध्यान रखिए, दूषित भोजन नहीं खाना है और दूषित पानी नहीं पीना है, नहीं तो हैजा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वाइब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु उसमें पाया जाएगा और वही पहुंचेगा हमारे शरीर में, हमारे आंत को प्रभावित करेगा, हैजा हो जाएगा। 78 जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो प्लाज्मिड का, इसलिए विकल्प 20 का आंसर हो जाएगा। अब देखिए 79 निम्न में से कौन सा तना है? तो जो अदरक होता है ना, अदरक वाली चाय, तो अदरक जो होता है, अदरक का हम तना खाते हैं तो वो तना होता है अदरक, जिसको हम लेते हैं तौल करके। इसके अलावा एक आलू होता है, आलू, गन्ना, अदरक, ये सारे तना के रूप हैं जिसको हम भोज्य पदार्थ के रूप में, यानी कि खाने एडेबल आइटम्स के रूप में यूज करते हैं। तो वही चीज़ व्याख्या में लिखा हुआ है, गन्ना, आलू, अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है, मतलब भोजन का अंग है तना, ऐसे याद रखना है इसको। 80 नंबर किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, इसमें उल्लेखित Hg से क्या तात्पर्य है? तो Hg का मतलब मरकरी यानी पारे से होता है, तो विकल्प 20 का हो जाएगा मरकरी। अच्छा, इससे संबंधित एक दो पॉइंट मैंने नोट करके रखा है। देखिए, एक ये क्वेश्चन कभी को पूछा जाता है कि औसत रक्तचाप कितना होता है सामान्य मनुष्य का? तो 120/80 होता है, ठीक है। अच्छा, ये मेजरमेंट कैसे हम करते हैं? तो मेजरमेंट हम करते हैं वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष में। हाँ, मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके रिलेटिव हम अपने रक्त का चाप जो है उसका हम मापन करते हैं, ठीक है। 81 कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो छाल। दरअसल सिनकोना का पौधा होता है, उस पौधे का जो छाल होता है उससे कुनैन प्राप्त किया जाता है। कुनैन का क्या यूज है? जब किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाए तो उसके उपचार के लिए हम कुनैन का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 82 लौंग। लौंग है तो लौंग सूखे फूल होते हैं। लौंग क्या होते हैं? सूखे फूल। अच्छा, लौंग के बारे में एक चीज़ और याद रखना है कि सदाबहार वृक्ष की श्रेणी में आता है लौंग। हाँ, ये भी ध्यान रखना है। तो 2 फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि जो उसमें यूजेनॉल नामक रसायन पाया जाता है ना, जो दांत के दर्द में यूज होता है, तो दर्द निवारक एक तरीके से ये है। तो लौंग का ये भी याद रखना, यूजेनॉल। अच्छा, यूजेनॉल, ये हमने तो लौंग पढ़ लिया कि ये सूखे फूल होते हैं। अभी हमने पढ़ा था अदरक, आलू, गन्ना, ये क्या होता है? ये तना होता है। अब देखिए 83 निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसमें से तो पादप हार्मोन जो है वो साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन क्या करता है? तो साइटोकाइनिन का काम है पादपों में, यानी कि पेड़ पौधों में, उसके सेल का विभाजन करना। सेल का विभाजन होगा तभी तो सेल बढ़ेगा और फिर पौधों की वृद्धि के रूप में हम देखते हैं उसको अपनी आँखों से। तो साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण ही ऐसा होता है। देखिए, पादप हार्मोन के बारे में हमने बहुत सारे टेस्ट सीरीज में, जैसे दृष्टि का टेस्ट सीरीज, ध्येय का टेस्ट सीरीज में भी हमने पढ़ रखा है। तो और पिछले वाले वीडियो में भी था शायद पादप हार्मोन। तो पादप हार्मोन महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करता हूँ। देखिए, 5 प्रकार से सामान्य तौर पर पादप के हार्मोन होते हैं, ठीक है। एब्सिसिक अम्ल, कई बार हमने पढ़ा है एब्सिसिक अम्ल के बारे में। एब्सिसिक अम्ल क्या करता है? जब किसी पौधे में एब्सिसिक अम्ल हो जाए तो वो उसके वृद्धि को रोकेगा, यानी कि एब्सिसिक अम्ल वृद्धि अवरोधक, यानी कि उसके ग्रोथ को रोकने के काम करता है ये एब्सिसिक अम्ल। दूसरा ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन जिधर होगा तना में जिधर भी हो जाएगा, एनेस्टेम में जिधर होगा उधर उसकी वृद्धि हो जाती है। लेकिन अगर ये जड़ में होगा तो प्रभाव नकारात्मक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जड़ में जैसे ही ऑक्सिन हार्मोन पाया जाएगा ना, तो जड़ की वृद्धि को रोक देता है। तो इसलिए ऑक्सिन, ये ध्यान रखना है इसकी विशेषता। एक होता है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन तो अभी हमने पढ़ा ही, सेल डिवीजन का काम करता है। एक होता है जिब्रेलिन, तो बीजों में जो अंकुरन होता है ना, जिब्रेलिन हार्मोन के कारण होता है। और एक और लास्ट बचा एथिलीन। तो एथिलीन का काम क्या है? जो वृक्षों की चौड़ाई होती है, जैसे आम का वृक्ष क्या होता है? चौड़ा होता है, लेकिन यूकेलिप्टस का जो वृक्ष होता है, यूकेलिप्टस का वृक्ष जो होता है वो लंबा होता है, चौड़ा नहीं होता है। शीशम का वृक्ष लंबा होता है, चौड़ा नहीं होता है ज़्यादातर। तो एथिलीन जो हार्मोन है वो चौड़ाई बढ़ाता है, पत्तों के झड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और फल जो होते हैं उसमें पकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एथिलीन, ठीक है। अब आते हैं 84 में। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेवार है। तो जाइलम के बारे में कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि जाइलम के कारण ही जड़ से केपलरी प्रोसेस के थ्रू पृथ्वी से जो जल का अवशोषण होता है और पूरे शरीर में, मतलब पूरे शरीर का मतलब पौधे के पूरे शरीर में, पूरे भाग में पौधे के जल का संचरण किया जाता है। अच्छा, फ्लोएम किस चीज़ के लिए यूज होता है बताइए तो ज़रा कमेंट बॉक्स में। 85 मानव शरीर का तापक्रम
तो मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। ऐसा कैसे होता है? पता कैसे होता है? एक हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, उस हाइपोथैलेमस ग्रंथि का काम ही होता है ताप का नियंत्रण करना, इसीलिए हाइपोथैलेमस को कहते हैं ताप नियंत्रक अंग। तो यही जो गर्मी में अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो पता क्या करता है? पसीना बहने लगता है और वो टेम्परेचर हमारे बॉडी का कम हो जाता है। जाड़ों में भी अगर टेम्परेचर कम हो गया तो बढ़ा देता है। तो ये वसा का प्रयोग करके ये ताप नियंत्रण का काम होता है। अच्छा, ये मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क से याद आया, 2 पॉइंट और हमने मस्तिष्क के बारे में पढ़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो बार बार रिपीट होता है। वो ये कि सेरेब्रम क्या है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। और सेरेबेलम क्या है? ये संतुलन करता है पूरे बॉडी को, याद रखना। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन, पहले एक बात बताता हूँ, फिर व्याख्या में है, महत्वपूर्ण है। सामान्यतः जो तापक्रम रहता है वो कितना रहता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन सेल्सियस में अगर हम बोले तब कितना होता है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। 2015 का समाप्त हो गया इस क्वेश्चन के साथ और 2016 पर अब हम प्रवेश कर चुके हैं। तो देखिए, सूची 1 और 2 को मिलाना है। तो बीटी कल्चर में हम क्या करते हैं? अंगूर की खेती करते हैं। वेजी कल्चर में वृक्षों की खेती। पीसी कल्चर में मछली पालन। और ओलेरी कल्चर में सब्जी की खेती। तो यही है, एक बार फिर से बोल देता हूँ। बीटी कल्चर में अंगूर की खेती, वेजी कल्चर में वृक्षों की खेती, पीसी कल्चर में मछली पालन और ओलेरी कल्चर में सब्जी की खेती करते हैं। ठीक है, अब आ गया इधर क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा हुआ है। फिर देखिए, हीमोग्लोबिन के बारे में फिर पूछा। इसका मतलब ये महत्वपूर्ण है थोड़ा। देखिए लिखा हुआ, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। बिल्कुल सही है, जो हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचार होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। अच्छा, यह लौह युक्त यौगिक होता है। हाँ बिल्कुल सही है, लौह युक्त यौगिक होता है। अभी हमने पढ़ा था कि अगर शरीर में लौह की कमी हो जाए, आयरन की कमी हो जाए, NAFE की कमी हो जाए तो हम रक्त की कमी से गुजरेंगे और इसी को हम एनीमिया या रक्त अल्पता का रोग भी कहते हैं। तो और हीमोग्लोबिन में ये रक्त होता है। ठीक है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। जी नहीं, ये कथन गलत है। हीमोग्लोबिन का ये काम नहीं है। ये काम तो पता है WBC करता है, वाइट ब्लड सेल जो होता है ना, वो करता है, प्रतिरक्षा प्रदान वही करता है। फिर 4th नंबर में क्या लिखा हुआ? यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो हाँ, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रंग, ये हमारे रक्त का रंग लाल होता है। तो 1, 2, 4 इसका सही हो गया। WBC वाला भी याद रखिएगा कि रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है WBC। ठीक है, 87, विटामिन E का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो विटामिन E पता है कहाँ से मिलेगा? जब हम अंकुरित गेहूँ खाएंगे ना, अंकुरित गेहूँ का जो तेल होता है तो वो होता है दरअसल। तो विटामिन C यहाँ पर हो गया। अच्छा, विटामिन से याद आया, मैं कहता हूँ कि विटामिन में जो 4 चीज़ें हमेशा पढ़ना चाहिए। एक तो ये कि उस विटामिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, दूसरा ये कि वो वसा में घुलनशील है कि पानी में, उसके बाद तीसरा ये कि उसके कमी के कारण कौन से रोग होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर चौथा पूछ सकता है तो यही कि उसके स्रोत कौन से हैं, मतलब क्या खाने पीने से हमें वो चीज़ें प्राप्त होगी। तो देखिए, मैं फिर से फास्ट रिवीजन करा देता हूँ, मतलब मैंने कई बार बोला है लेकिन फिर से कहता हूँ। देखिए, पहले तो विटामिन E, चूँकि क्वेश्चन में था, विटामिन E का वैज्ञानिक नाम होता है टोकेफेरॉल। ठीक है, अच्छा, विटामिन E होता है वसा में घुलनशील। ये 2 पॉइंट हो गया। अब देखिए, जो हमने पहले से पढ़ रखा है उसके बारे में बोलता हूँ। देखिए, विटामिन B, C जो है, मैंने बोला था कि सिर्फ जल वाला याद रखिए, बाकी और जितने भी विटामिन है ना 4, तो कुल मिला के 6 हैं यहाँ पर मोटे मोटे तौर पे। वैसे तो B का ग्रुप का B कॉम्प्लेक्स में अलग अलग है, तो लेकिन मैं कह रहा हूँ BC याद रखिए जो जल में घुलनशील है। इसके अलावा जो भी है वो सब वसा में घुलनशील है। तो BC जल में और ADE के वसा में घुलनशील है। ठीक है, अब सवाल ये है कि A का वैज्ञानिक नाम क्या? तो विटामिन A का रेटिनॉल नाम है, आपको याद हो ही चुका होगा। विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। D का कैल्सीफेरॉल नाम है। और उसके बाद विटामिन E का टोकेफेरॉल अभी पढ़ा था हमने। विटामिन K का फिलोक्विनोन कहते हैं उसको वैज्ञानिक रूप में, और विटामिन A को थायमीन, और विटामिन B12 को साइनाकोबालामीन। ये दोनों भी क्वेश्चन में आ चुका है, इसीलिए सिर्फ 1 और B12 का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। 68, कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है। तो ये चाय और कॉफ़ी दोनों उपस्थित रहता है। विटामिन C इसका आंसर हो गया। ये क्या करता है? दरअसल एक क्षारक होता है। क्षारक का मतलब अल्कोलाइड होता है। ये मन को स्फूर्ति प्रदान करता है, मस्तिष्क को मतलब उत्तेजित करके दिमाग ज़्यादा चलाता है। इसलिए देखते हैं थक जाते हैं तो कहते हैं चलो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, तो पढ़ने में दिमाग ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अब देखिए 69, मानव सदृश लघुत्तम कपि है। तो गिब्बन। गिब्बन क्या होता है? मानव के जैसा। मानव सदृश का मतलब मानव के समान, मानव जैसा दिखने वाला, मानव सदृश, तो गिब्बन होता है वो। अच्छा, नेक्स्ट में अब क्या है? हाँ, इधर आ गया 70 नंबर। देखिए, इसमें बहुत सारे रिविजनिंग पॉइंट है तो थोड़ा अच्छे से देखिएगा। मलेरिया रोग को प्रभावी
औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाए, मतलब अच्छा मलेरिया रोग की जो प्रभावी औषधि होती है कुनैन, उसका निष्कर्षण किया जाता है। तो अभी तो हमने पढ़ा था पिछले साल वाले में कि सिनकोना नाम का एक पौधा होता है, सिनकोना नाम के पौधे का जो छाल होता है उसी छाल से हम कुनैन की प्राप्ति करते हैं, और वो कुनैन क्या करता है, मलेरिया रोग के उपचार में मदद करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अच्छा, मलेरिया के बारे में और हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि मलेरिया प्रोटोजुआ जनित रोग होता है। ठीक है, प्रोटोजुआ जनित रोग होने का मतलब, और दूसरा क्या जानते हैं? दूसरा ये जानते हैं कि प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजुआ होता है जो परजीवी की तरह काम करता है, और इसी के कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। ठीक है, 2 हो गया। अच्छा, ये कैसे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी? पता है, मच्छर तो हमको काटता है ना, तो मच्छर के शरीर पे चला जाता है। जो मादा एनोफ्लीज मच्छर होते हैं ना, उसके शरीर पे होता है ये कौन, प्लाज्मोडियम। क्या है ये, प्रोटोजुआ है। और ये प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है, जो मादा एनोफ्लीज मच्छर के शरीर में होता है, मच्छर हमें काटती है। अब मच्छर काटती है ये मादा एनोफ्लीज मच्छर, और इसके कारण हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ, और फिर ये आरबीसी की संख्या को कम कर देता है हमारे बॉडी में। और आरबीसी की संख्या जब कम कर देगा तो रक्त की मात्रा हमारे अंदर कम हो जाएगी, तो हमारी मृत्यु की संभावना बढ़ जाएगी। यही है। इसके उपचार के लिए हम क्या करते हैं? एक तो ये हो गया कि भाई कुनैन जो प्राप्त कीजिए सिनकोना के छाल से, और दूसरा अभी आपने सुना होगा करंट अफेयर में एक क्लोरोक्विन का नाम तो सुना ही होगा आपने, क्लोरोक्विन। तो क्लोरोक्विन की दवा भारत ने दिया था अमेरिका को अभी। तो क्लोरोक्विन नाम का दवा इसके उपचार में यूज होता है। प्रीमा क्लोइन का नाम का दवा इसके उपचार में यूज होता है। कुनैन तो आप जान ही रहे हैं, और एक और है पेलुड्रीन। तो ये 4-5 बातें हमने रिवीजन कर लिया। जब भी आएगा तो हम ये फिर से बोलेंगे वीडियो में। 71 जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। तो अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। अच्छा, विकल्प सी इसका आंसर हो गया। लेकिन एक आपको याद आ रहा होगा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत हमने पढ़ लिया है। किसने दिया था? ह्यूगो डू ब्रीज ने। 1901 में म्यूटेशन थ्योरी नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी थी और इन्होंने दिया। 72 फिर से सुमेलित जो नहीं है उसकी पहचान करनी। तो देखिए, थायमीन जिसको B1 भी कहते हैं, बेरी बेरी रोग होता है इसके कारण। एस्कॉर्बिक एसिड जिसको विटामिन सी कहते हैं, स्कर्वी का रोग हो जाता है इसकी कमी के कारण। विटामिन ए जिसको वैज्ञानिक नाम जिसका रेटिनॉल है, और इसकी कमी के कारण वर्णांधता नहीं होता है। रतौंधी जरूर होता है, वर्णांधता नहीं होता। दोनों में ध्यान रखिए। वर्णांधता मतलब रंगों की पहचान ना कर पाना, और रतौंधी का मतलब रात में दिखना नहीं। तो ये अलग अलग दोनों हैं। ऐसा नहीं कि धा धा लिखा हुआ है तो मतलब नहीं दिखने वाला, तो उससे कन्फ्यूज कर जाना नहीं। तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी के कारण, लेकिन वर्णांधता का इससे संबंध नहीं है। वर्णांधता तो एक जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, वो तो एक मतलब एक तरीके से वंशानुगत रोग है, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। डी नंबर, विटामिन के रक्त जमने का मुख्य कारण होता है। तो विटामिन के की कमी अगर हो जाएगी तो रक्त नहीं जमेगा हमारे शरीर में। इसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिलोक्विलोन। कई बार हो गया रिपीट। अब देखिए 73 ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की WBC बढ़ जाता है। अच्छा, एक ल्यूकेसाइट्स लिखा हुआ है, रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो ल्यूकोसाइट्स क्या होता है? रोगों के प्रति प्रतिरक्षा। क्या लिखा? ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है जिसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। तो ये बस याद रखना है। ये पता नहीं क्या लिखा था, मैं याद नहीं आ रहा है। अब देखिए 74 जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना है या कब रोक देना चाहिए, वो पीड़ित है। जब खाने के समय पता ही नहीं चले, गले तक जब ठूस ठूस के खाने का मन करे ना, पता ही नहीं चले कब खाना है कब छोड़ देना है, तो उसको पता है बीमारी है वो एक तरह का। उसको बुलीमिया बीमारी कहते हैं, विटामिन ए। तो देखना है भाई, मतलब पता चलना चाहिए कि कब खाना रोकना है। अब देखिए इधर 75 मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता है, मतलब यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? तो वो ओ रक्त समूह का जो रक्त होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। अच्छा, यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए आप। 76 निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है या होते हैं? तो जितने सारे होते हैं जीवाणु मुक्त करने के लिए, ओजोन भी, क्लोरामीन भी, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी, ये तीनों होते हैं। तो विकल्प डी इसका आंसर हो जाएगा। 77 मस्तिष्क जिम्मेदार है। तो मस्तिष्क किस लिए जिम्मेदार होता है? सब चीज़ के लिए जिम्मेदार है, पहले देख लीजिए। सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, तीनों के लिए विकल्प डी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 1-2 पॉइंट याद करते हैं। जब भी मस्तिष्क आए तो सेरेब्रम याद आ जाना चाहिए। सेरेब्रम क्या है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। सेरेबेलम याद आ जाना चाहिए। सेरेबलम नहीं बोल रहा हूँ, सेरेबेलम बोल रहा हूँ। सेरेबेलम किस चीज़ के लिए यूज होता है? ये संतुलन करता है शरीर में, तो शरीर के संतुलन के लिए ये प्रयोग होता है। अच्छा, एवरेज भार मस्तिष्क का कितना होता है? एवरेज वेट 1400 ग्राम होता है। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, तो याद रखिएगा 1400 ग्राम होता है एवरेज वेट, औसत भार किसका? मस्तिष्क का।
78। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? तीक्ष्णता पता कैसे बोलते हैं? जो तीखापन लगता है ना, तो उसे बोला तीक्ष्णता। तो मिर्च में जो तीखापन कहाँ से आता है? तो कैप्सेसाइनिन होती है उसमें, कैप्सेसाइनिन के कारण वो तीखापन लगता है, ध्यान रखना है। अच्छा, अब 79 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से, इधर तो नहीं है, नहीं, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित नहीं होता? अच्छा, इसमें पता है मिस्टेक है, थोड़ा मिस्टेक है। कैसे उपस्थित होता है? तो इसमें बहुत सारे आंसर हो जाएंगे। इसमें सिर्फ ये पूछना, जिससे स्टार भी लगा हुआ है, शायद इसको हटाया गया होगा, शायद लिखा हुआ तो नहीं है इसमें। खैर, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित नहीं हैं? तो चावल में सारे जो होते हैं इंपॉर्टेंट, वो नहीं होता है। ठीक है, देखिए मैं व्याख्या पढ़ता हूँ, समझिए। सोयाबीन तथा पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों जैसे दूध, अंडा, मछली तथा मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य एमिनो अम्लों से युक्त होते हैं तथा इसे संपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। सोयाबीन एक ऐसा एकमात्र गैर पशु व्युत्पन्न प्रोटीन का स्रोत है जिसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, अतः विकल्प ए में दिए गए चावल को छोड़कर शेष 3 विकल्पों में भोज्य पदार्थों में सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। तो कैसे फिर होता है आंसर इसका? इसलिए ऐसे इसका अगर नहीं लगा देना तो विटामिन ए सही हो जाए, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 80 नंबर। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो सैक्रोमाइसीज सेरेविसी जो है ये प्रयोग में लाया जाता है। विकल्प 20 का आंसर हो गया। अच्छा, अब फिर यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो फॉस्फोरस 32 का, रेडियो फॉस्फोरस 32 का ल्यूकेमिया रक्त कैंसर को कहते हैं कि इलाज में किया जाता है। तो ल्यूकेमिया रक्त कैंसर याद रखना है। ठीक उसी तरह से जैसे रक्त अल्पता और एनीमिया कहते हैं। तो इस वीडियो में रहने देते हैं 2016 तक ही। धन्यवाद।